नमस्कार। हिस्ट्री के चैप्टर में आज हम राष्ट्रकूटों के बारे में बात करते हैं। आइए समझते हैं। जब उत्तर भारत में साम्राज्यवाद को लेकर बहुत सी लड़ाइयां हो रही थी, तभी दक्षिण भारत में भी एक बहुत बड़ी ताकत उठी जिसने न केवल दक्कन को बल्कि कनौज तक चुनौती दे डाली। यह कहानी राष्ट्रकूटों की है, जो पहले एक सामंत थे और इसने भारत के पूरे नक्शे को हिलाकर रख दिया था। चलो पहले मैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। दंती 435 ईस्वी से 756 ईस्वी तक रहा। ठीक है। यह पहले चालुक्यों का सामंत हुआ करता था, फिर इसने चालुक्यों के प्रति विद्रोह कर दिया, यानी उनके साथ इसकी लड़ाई होगी। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर पावरफुल होता है और वो किसी के अधीन कार्य करता है तो उसको उसके स्वाभिमान को चोट लगती है उससे। तो ऐसे ही दंती दुर्ग था, वो किसी के अंडर में रह करके कार्य नहीं कर सकता था और इसने 753 ईस्वी में सत्ता छीनी थी और एक महान सम्राट बन गया था। इसका असली मकसद साम्राज्यवाद का विस्तार करना था। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ राष्ट्रकूटों के बारे में। कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी से 773 ईस्वी तक इसने शासन किया। इन्होंने ही कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एलोरा में है। एक चट्टान यानी कि पहाड़ को काट कर बनाया गया मंदिर, दुनिया का अजूबा है ये मंदिर। इनका मेन मकसद क्या था? कनौज का शासक था, वही इनका मकसद था। 3 राजाओं का, जो थे पाल वंश थे, गुज्जर प्रतिहार वंश थे और राष्ट्रकूट वंश थे। इन तीनों का एक मकसद था कनौज के शासक को हराना। ये तीनों प्लान बनाते थे इसको हराने की। उत्तर भारत में इनकी एंट्री हो जाती है कनौज की लड़ाई के लिए। तीसरे नंबर पर आता है ध्रुव धारावर्ष नाम का जो राष्ट्रकूट था, उसके टाइमलाइन थी 780 ईस्वी से 793 ईस्वी तक। इसी ने उत्तर भारत पर हमला किया था, कनौज पर हमला किया था और उसकी राजनीति को बदलने का प्रयास किया था। यहीं से शुरू होता है त्रिपक्षीय पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों का हमला कनौज पर। चरम शक्ति कब हुई राष्ट्रकूटों की? पूरे भारत में इन्होंने दबदबा बनाने का प्रयास किया था, यानी दबदबा बना लिया था। किसने? गोविंद, उसने दबदबा बनाया। 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक इसने राज किया। इसका नाम सुनते ही भारत के जितने भी राजा होते थे वो कांपते थे। इसकी पहुंच हिमालय पर्वत तक, दक्षिण में भी इसने विजय प्राप्त की थी। राष्ट्रकूटों में अगर सबसे ताकतवर राजा था तो गोविंद तृतीय था। अगर हम स्वर्ण काल की बात करें राष्ट्रकूटों के बारे में, संस्कृति और कला कब इसमें अस्तित्व में आई? राष्ट्रकूटों में जब अमोघ वर्ष प्रथम का राज था। इसने 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक राज किया। अमोघ वर्ष ने राज किया। यह साहित्य प्रेमी था, कला प्रेमी था, धर्म प्रेमी था। बहुत मतलब ये युद्ध नहीं चाहता था। ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। इसका शासक सबसे लंबे समय तक चला, 60 वर्ष तक इसका शासन काल चला। इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कविराज मार्ग। अमोघ वर्ष का जो ग्रंथ लिखा था कविराज मार्ग, इसने ग्रंथ लिखा था। इसने युद्ध बहुत ज्यादा कम किए, लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा कम की। इसने संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया था और फिर से शक्ति चमक उठी थी। आगे बात करते हैं। और राष्ट्रकूटों की आखिरी चमक कौन सी थी, यानी कि आखिरी का राजा या शासक कौन था? इंद्र तृतीय, जो 914 ईस्वी से 929 तक। इसी ने कनौज पर कब्जा किया था। इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत में फिर से इसने अपना दबदबा कायम कर लिया था, जो कहीं ना कहीं छूट गया था पिछले राजाओं पर। आखिरकार राष्ट्रकूटों ने भी अपना रोब दिखाया और कनौज पर अधिकार कर लिया। फिर मैं कहती हूँ हर राजा सत्ता में आता है, फिर उसका पतन होता है। चाहे कोई भी हो सृष्टि में, वो आता है तो जाता जरूर है। तो ऐसे ही इनका भी पतन होना तय था। पतन के अंत की शुरुआत कब हुई? जब करक द्वितीय आए। ये राष्ट्रकूट 973 ईस्वी में करक द्वितीय का शासन आया। ये बड़े कमजोर थे और उस समय फिर चालुक्यों का उदय हो गया था और 973 ईस्वी में इन महान राजाओं की
समाप्ति हो गई। अब कुछ और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इनकी टाइमलाइन कैसी थी। दंती दुर्ग 735 ईस्वी से 756, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कुछ तो। फिर कृष्ण प्रथम आए 756 ईस्वी से 773 तक इनका राज रहा, तो इस प्रकार राज रहा। फिर ध्रुव आए, अमोघ ध्रुव जिसे बोलते हैं, 780 से 793 ईस्वी तक, तो इस प्रकार इनका राज चलता रहा। फिर गोविंद तृतीय आए, इनका शासन काल था 793 से 814 तक। फिर अमोघ वर्ष आए, इनका टाइम पीरियड था 814 से 878 तक। इंद्र तृतीय आए, इनका टाइम पीरियड था 914 से 929। फिर कर्क के आते आते इसका पतन हो गया, जो 972 से 73 तक, बस 972-73 यानी 1 साल। थोड़ा सा और बताती हूँ, राष्ट्रकूट राजा ही नहीं थे, ये भारत के इतिहास के वो महान शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने दक्षिण भारत से उठकर उत्तर भारत तक को चुनौती दे डाली थी। और आज भी एलोरा का कैलाश मंदिर उनकी ताकत की भरपूर कहानियां सुनाता है। ये एक ऐसे योद्धा थे जो किसी और के लिए लड़ते थे, सामंत थे, लेकिन एक दिन उसने क्या तय किया, अब नहीं, अब किसी के अधीन कार्य नहीं करूंगा, वो अब खुद ही इतिहास लिखूंगा, यानी कि मैं खुद इतिहास लिखूंगा। यहीं से विद्रोह की चिंगारी शुरू हो जाती है। 735 ईस्वी से 753 ईस्वी में मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, दक्कन की धरती पर पहले चालुक्य राजाओं का राज हुआ करता था और उन्हीं के नीचे ये एक सामंत हुआ करते थे, दंती दुर्ग। उसके दिल में एक बहुत बड़ी आग थी, क्यों मैं क्यों किसी दूसरे के अधीन कार्य करूं। तो 753 ईस्वी में आकर के उसने अपने चालुक्य राजा के प्रति विद्रोह कर दिया और वो सामंत के बजाय सम्राट बन बैठा। तो यही थी राष्ट्रकूटों के बारे में। इतिहास के चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, तो धन्यवाद। तो कुछ मैं यहाँ मैप के माध्यम से यहाँ समझाती हूँ। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन पाल एवं प्रतिहारों के समकालीन रहा है। इनका मूल निवास स्थान लाटूर जिला था, जो विदर्भ में पड़ता है। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी अलीचपुर में स्थापित कर ली थी। दंती दुर्ग संस्थापक था, जो 752 ईस्वी तक रहा। उसने कीर्तिवर्मन को पराजित किया था और अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। इसके बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। इसी ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने करवाया था कृष्ण प्रथम ने। बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनाए गए जो मंदिर थे, उनका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों को ही सौंपा गया था। गोविंद द्वितीय के बाद उसका पुत्र ध्रुव शासन गद्दी पर बैठा। यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो यह जानकारी हमें संजन ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। गोविंद तृतीय हिमालय तक सेना भेजी थी। गोविंद तृतीय ने यहाँ हिमालय तक बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं भेजी थी और उसने कौशल को, मालवा को, कलिंग को, वग को, डाहल और प्रक को जीत लिया था। मतलब कि पूरे भारत तक भी ये फैल गया था। इसने इन राजाओं को भी पराजित करके जीत लिया था। इसके बाद आगे क्या हुआ, इसने पल्लव, पांडे, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए जितने भी उनके द्वारा संघ थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया था। और राष्ट्रकूट इसके समय में सबसे चरम सीमा पर रहे हैं। आगे समझते हैं। इसी ने धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक भट्ट था, उसको हराया था। किसने? राष्ट्रकूट में जो ये गोविंद तृतीय थे, जो उसी ने हराया था। फिर क्या हुआ, इसका जो एक लड़का था जिसकी उम्र बहुत कम थी, मतलब ज्यादा उम्र नहीं था, वो अल्प आयु थी उसको राजगद्दी पर बिठाया गया। और उसने किसके संयोग से शासन किया? इसका समय जो अमोघ बालक था, इसका 814 ईस्वी से 876 ईस्वी तक शासन रहा। और कर्क के संरक्षण में इसने, राष्ट्रकूट राजा उसके संरक्षण में इसने कार्य किया था, यानी कि सत्ता संभाली। अपने लोगों के बारे में जो भी राजनीति प्रशासन में जो भी कुछ घटता है उनके बारे में शासन की सत्ता को संभाला। अमोघ धर्म को मानता था और साहित्यकार भी था। उसी ने कविराज मारन नामक जो ग्रंथ रचा था वो कन्नड़ भाषा में रचा था। तो इन चीज़ों के बारे में हमें कौन कौन सी भाषाओं से प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो कनौज का शासक था इनकी भाषा कुछ और थी, लेकिन ये जो चोल, चेर और पांडे थे इनकी भाषा संस्कृत भी रही है। और ये ग्रंथ जो लघु ग्रंथ थे ये तमिल भाषा से प्राप्त हुए हैं, उनका अनुवाद कर लिया गया है दूसरी भाषाओं में।
तो जो साहित्य की जानकारी मिलती है तो तमिल भाषा के उन ग्रंथों से मिलती है, और राष्ट्रकूटों के बारे में कन्नड़ भाषा में कुछ लघु ग्रंथ लिखे गए हैं, उनसे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे समझते हैं। आदि पुराणों में पुराने पुराण है। कवि कौन कौन से थे? जिनसेर कवि थे, गणित सार कवि थे, स्वयंभू थे, महावीराचार्य थे। इनको भी आश्रय किसने दिया था? जो ये अमोघ राजा थे, इन क्योंकि ये धर्म को मानते थे, तो इसने इंद्र जितने भी ये साहित्यकार थे, लेखककार थे, इनको अपने दरबार में संरक्षण दिया था, और उसी के दरबार में रहते हुए इन्होंने काव्य कृतियाँ लिखी और बहुत सी रचनाएं लिखी। ये जान जो थे, जो जिनसे गणित शास्त्री और महावीराचार्य थे, ये जैन धर्म को ज्यादा मानते थे, इसीलिए राष्ट्रकूटों ने इनको संरक्षण दिया था। और फिर अमोघ वर्ष का भी पतन तय था। अब अमोघ वर्ष ने क्या किया था? तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर के जल में समाधि ले ली थी और अपने आप को समाप्त कर लिया था। फिर इंद्र तृतीय आते हैं, जिसने 915 से 927 तक राज किया। बाकी मैंने ये सब पहले बता दिया है, तो धन्यवाद।